हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल नॉलेज सेक्शन में इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशनड है तो इसमें से 100% आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के ज़माने में। तो चलिए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। और बताना चाहूँगा आपको, इस वीडियो में आपको मैं एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आपको सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सिर्फ याद नहीं रखने हैं, बल्कि इनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी नंबर पे कौन सा गोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसी में अक्सर लोग फंस जाते हैं। अक्सर लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा गोल किस नंबर पे आ जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो में आपको मैं वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी इन गोल्स को इन ऑर्डर रिमेंबर करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो गया मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ये एक डिफिनीशन है, सिंपलेस्ट डिफिनीशन है। मतलब इसका ये हो गया कि हमें इस तरह से डेवलपमेंट करनी है, जो अभी जनरेशन चल रही है, जो अभी दौर चल रहा है, तो हमें इस तरह से डेवलपमेंट करनी है, डिफरेंट कंट्रीज़ को इस तरह से डेवलपमेंट करनी है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स आए, हमारे बाद जो जनरेशन्स यहाँ पे जो अर्थ पे आ जाएंगी, तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी हमें इस तरह से रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स है उन पर कोई असर ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट अगर ज़मीन पर है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अर्थ के लिए, क्लाइमेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, हमें इनको डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। हमें, अगर हम कहीं पे पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ नया भी लगाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, जो आगे आने वाली जनरेशन्स आ जाएंगी तो उनके लिए भी जंगल बच जाएंगे, उनके लिए भी वाटर बॉडीज़ बच जाएंगे, उनके लिए भी जो अर्थ है वो एक अच्छी जगह बनी रहेगी उनके ज़िंदा रहने के लिए। जैसे अभी हमारे लिए ये जो अर्थ है हमें सस्टेन करती है, हमारी लाइफ को सस्टेन, यहाँ पे इतनी सारी लाइफ को सस्टेन करती है, इतने सारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए आइंदा जो जनरेशन आने वाली है, चाहे वो ह्यूमन्स हो, चाहे वो किसी भी और कोई भी और ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ट्रीज़ हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उसके लिए इस ज़मीन पे एक अच्छी जगह होनी चाहिए रहने के लिए। तो इसी तरह से हमें जो रिसोर्सेज है ज़मीन पे वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करने हैं ताकि आइंदा आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ मस्ट लिव एंड मीट देयर नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो आने वाली जनरेशन है उनकी जो लाइफ है उनको दाव पे नहीं लगाना चाहिए। यानी हमें इस तरह से यूटिलाइज़ करने हैं ज़मीन के रिसोर्स, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो कोई और वाटर बॉडी हो, या जंगलात हो, या कोई और चीज़ हो, तो उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करना है ताकि आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए भी वो अच्छी तरह से काम आ सके। The official definition of sustainable development was developed for the first time in Brundtland Report in 1987। तो ये जो definition है नीचे वाली, ये कहाँ की है, ये UN की official definition है sustainable development के बारे में। तो यहाँ पे इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। सबसे पहले 2001 से लेके 2015 तक, यानी 15 सालों तक वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज़ थी, डिफरेंट नेशंस थे, तो उन्होंने कुछ कॉमन गोल्स रखे थे जिनको नाम रखा गया था, क्या रखा गया था नाम, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। उनका नाम रखा गया था मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ये गोल्स कितने थे, ये 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। कितने देर तक रखे थे, 15 सालों के लिए। 2001 से लेके 2015 तक डिफरेंट नेशंस ने कॉमन गोल्स रखे थे ताकि वो इन्हीं को मद्देनजर रख के अपनी डेवलपमेंट अचीव कर सके, अपनी प्रोग्रेस अचीव कर सके, ग्रोथ अचीव कर सके। तो ये जो गोल्स थे इनको एक्सपायर होना था 2015 में, यानी 2015 तक ये सिर्फ थे। 2001 से लेकर 2015 तक ये डिफरेंट नेशंस ने अडॉप्ट किए थे ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे अब बात आती है कि ये जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स है इनका जो मकसद था वो था पोवर्टी को रिड्यूस करना, हंगर को रिड्यूस करना, जो भुखमरी है उसको कम करना, जो यहाँ पे गरीबी है दुनिया में किसी भी नेशन में हो तो उसको रिड्यूस करना, या जो बच्चे जो स्कूल से दूर है, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनको स्कूल में ले जाना, यानी सभी जो बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन देना। तो ये ऐसे किस्म के मकसद थे इन मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स के। फिर क्या हुआ कि जो डिफरेंट नेशंस थे उन्होंने 2012 में एक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे की, रियो डी जेनीरो ब्राज़ील में। इसको नाम दिया गया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। क्या नाम दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मेंशन नोट कर लीजिएगा। कब हुई थी, 2012 में। तो इसमें एक फिल्म दिखाई गई जिसका मौजू था, उसका नाम था फ्यूचर वी वांट, यानी किस किस्म का फ्यूचर हम देखना चाहेंगे, किस किस्म का फ्यूचर ये अर्थ देखना चाहेगी, किस किस्म का फ्यूचर डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए होना चाहिए, क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए। 30 नेशंस प्रपोज टू सेट अप
गोल्स फॉर 2015 टू 2030। तो इसमें से इस समिट में, इस कॉन्फ्रेंस में 30 ऐसे नेशंस थे जिन्होंने प्रपोज किया कि 2015 से लेके 2030 तक हमारे लिए कुछ और गोल्स होने चाहिए। जैसे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे 15 सालों के लिए, इसी तरह से कुछ और गोल्स होने चाहिए 2015 से लेके 2030 तक। तो इसका नाम दिया गया मिशन एजेंडा 2030, यानी 2030 तक कौन सा एजेंडा होना चाहिए, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, मिशन एजेंडा 2030 इसका नाम रखा गया। या इसको नाम दिया गया दूसरे अल्फाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या नाम दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वजूद में आ गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए सेट ऑफ पॉलिसीज फॉर 15 ईयर्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये 15 साल के लिए एक गाइडलाइन है, एक फ्रेमवर्क है, जिसको हमें मद्देनजर रख के, डिफरेंट नेशंस को ये चीज़ें मद्देनजर रख के इन्हीं के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट अचीव करनी है, प्रोग्रेस अचीव करनी है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो गोल्स। इनको जीरो गोल्स का नाम भी दिया गया। क्यों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, नोट कीजिए। क्योंकि इसको जीरो गोल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मकसद था वो पॉवर्टी को जीरो कर देना था। इसका मकसद मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स की तरह रिडक्शन नहीं था, पॉवर्टी को कम नहीं करना था। बिल्कुल इतना था कि पॉवर्टी अगर किसी जगह पे 30% है तो यहाँ पे ये होनी चाहिए कि नहीं, 0% आनी चाहिए। यानी इसी तरह से अगर कहीं पे भुखमरी है, फॉर एग्जाम्पल 20% किसी जगह पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने क्या कहा, यहाँ पे क्या कहा गया कि ये जो हंगर होना चाहिए, ये जो भुखमरी होनी चाहिए, बिल्कुल 0% होनी चाहिए। कोई भी इंसान यहाँ पे अर्थ पे भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी ये बंदा दुनिया में गरीबी की रेखा से नीचे नहीं रहना चाहिए। तो यही इसीलिए इसको नाम दिया गया जीरो गोल्स भी। इस कॉन्फ्रेंस में कितने गोल्स प्रपोज किए गए, 17 गोल्स। 17 गोल्स प्रपोज किए गए, 169 टारगेट्स रखे गए। और कितने इंडिकेटर्स थे इसमें, इंडिकेटर्स रखे गए 304 इंडिकेटर्स रखे गए इस कॉन्फ्रेंस में। इन चीज़ों को याद रखिए, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ इसमें से आ सकती है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2012। तो 2012 में ही यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क लॉन्च किया गया। इट ऑपरेट्स अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ United Nations to mobilize scientific and technical expertise in support of sustainable development goals। तो SDSN का मकसद क्या था, किस लिए लॉन्च किया गया, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करता है। तो इसका मकसद ये था कि जो साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, उसको काम में लाया जाए, उसको एक साथ जमा किया जाए, ताकि डिफरेंट नेशंस को मदद की जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में। जाहिर है कि जब कोई गोल कोई मुल्क रखता है, कोई ग्रुप ऑफ नेशंस रखता है, तो उसको अचीव करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, कोई एजेंसी भी ऐसी होनी चाहिए जो इन नेशंस को मदद कर सके। तो इसीलिए ये यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क भी यही काम करता है कि एक्सपर्टीज जमा कर लेता है। क्या करना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल किसी मुल्क के पास कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसा मेथड है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में आसानी होती है, तो ये मेथड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। तो ये जो मेंबर कंट्रीज़ है इसको फिर अडॉप्ट कर लेती है और इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो भी अचीव कर लेते हैं अगर कोई पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे एक और टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स क्या होता है, SDGI इन सिंपल टर्म्स इसको कहते हैं। ये परफॉर्मेंस दिखाता है डिफरेंट कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस दिखाता है, किस कंट्री ने कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किए, कितना परफॉर्म किया, कितना परफॉर्म नहीं किया, किस गोल में कितना परफॉर्म किया। तो इस तरह से ये जो SDSN है यही निकालता है, क्या निकालता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी डिफरेंट नेशंस का जारी कर लेता है। तो ये जो 2012 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको अडॉप्ट कब किया गया, लागू कब किया गया, 25 सितंबर 2015। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 25 सितंबर 2015 को 193 नेशंस ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के न्यूयॉर्क ऑफिस में इसको अडॉप्ट किया। ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट थी, इसको अडॉप्ट किया गया 25 सितंबर 2015 को 193 नेशंस के द्वारा। तो इसमें कितने पैराग्राफ थे, ये जो डॉक्यूमेंट था इसमें कितने पैराग्राफ थे, इसमें टोटल 92 पैराग्राफ्स थे। कितने थे, 92 पैराग्राफ्स इसमें थे। और पैराग्राफ नंबर 51 में लिखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। किस में लिखा गया है, पैराग्राफ नंबर 51। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भी, इसको नोट कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहाँ पे मेंशन है, पैराग्राफ नंबर 51 ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। तो इसको फेसबुक ने भी इसका साथ देते हुए प्रोजेक्ट 17, यानी ये जो 17 गोल्स रखे गए थे, तो फेसबुक ने भी इस इनिशिएटिव में साथ देते हुए, इस इनिशिएटिव का साथ देते हुए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट 17 फेसबुक ने लॉन्च किया गया फेसबुक के द्वारा। तो फेसबुक वांट्स टू यूज इट्स डाटा टू हेल्प एडवांस प्रोग्रेस इन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्टिंग विद जेंडर डाटा। तो जेंडर डाटा कलेक्शन करने में डिफरेंट कंट्रीज़ को एक गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक है जेंडर के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। तो इसी के बारे में फेसबुक ने पहला इनिशिएटिव लिया कि डिफरेंट कंट्रीज़ को मदद की जाए जेंडर डाटा गैदर करने में। तो ये थी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। टोटल जो गोल्स दिखाए गए हैं वो निकाले गए, वो कितने थे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले गए। तो इसमें से सबसे पहला जो गोल है वो क्या है,
ज़ाहिर है ये जो गोल्स है एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेटेड है, इसीलिए इनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है कि गोल नंबर 4 क्या है, गोल नंबर 2 क्या है, गोल नंबर 3 क्या है, गोल नंबर 7 क्या कहता है, तो ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे ही आ जाता है। इनको ऑर्डरली याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ट्रिक से याद रहेगा आपको कि पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गोल रखा गया वो था नो पॉवर्टी, यानी पोवर्टी को ज़ीरो कर देना है। दुनिया में जो पोवर्टी जो मेंबर नेशंस है उनको पोवर्टी को रिड्यूस करना है बिल्कुल ज़ीरो। फिर है क्या, ज़ीरो हंगर को भी ज़ीरो कर देना है, ज़ीरो हंगर बिल्कुल हटाना है, भुखमरी बिल्कुल हटानी है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तीसरा जो गोल है वो क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भुखमरी नहीं होगी, जब गरीबी नहीं होगी तो क्या, भुखमरी भी नहीं होगी, हंगर भी नहीं होगा। तो जब हंगर भी नहीं होगा लोग किसकी ओर ध्यान देंगे, लोग हेल्थ की ओर ध्यान देंगे, वेलबींग की ओर ध्यान देंगे, हेल्थ के बारे में जागरूक होने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट्स को कंसल्ट करेंगे अबाउट दी हेल्थ। तो जब हेल्थ के बारे में भी वो जागरूक हो जाएंगे तो फिर क्या बात होगी, फिर वो एजुकेशन की ओर ध्यान देंगे, सभी लोग एजुकेशन की ओर ध्यान देंगे। जब ये चीज़ भी हो जाएगी फिर क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी लोग सोचेंगे। तो फिफ्थ गोल क्या है, जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ गोल क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसी तरह से जब जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी लोगों को पता चलेगा तो लोग सोचना चाहेंगे कि, लोग देखना चाहेंगे कि क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन सफाई साफ सफाई का काम होना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। तो इसके बारे में भी डिफरेंट नेशंस को, जो सभी नेशंस है उनको कदम उठाने पड़ेंगे, तभी ये गोल्स अचीव हो पाएंगे। तब फॉर एग्जांपल जब देखा जाता है कि ये ऐसा भी देखा जाएगा कि किसने कितना सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कैसा प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा नेशन, तो इसमें कैसी रैंक है डिफरेंट नेशंस की, तो ये देखा जाता है इसमें। तो सेवंथ गोल जो है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी लोगों को प्रोवाइड करना जो साफ, जिससे माहौल को कोई खतरा ना हो, जिससे माहौल में कोई भी खराबी ना हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, उनके लिए ऐसे क्लीन एनर्जी के सोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, चाहे वो या फैमिलीज़ हो, चाहे वो लोग हो, तो उनके लिए भी खाने पकाने के लिए भी अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो काम काम होना चाहिए या इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नाइन्थ गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसको बढ़ावा देना, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, इनोवेशन लाना डिफरेंट फील्ड्स में। और टेंथ जो गोल है, रिड्यूस इनक्वालिटीज़, तो समाज में जो इनक्वालिटीज़ है, फॉर एग्जांपल रिच पुअर गैप है, उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देना, ताकि जो बहुत ज़्यादा कुछ लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में कहा जाता है कि वर्ल्ड की जो प्रॉपर्टी है, वर्ल्ड की जो दौलत है वो दुनिया के 10% लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, तो कुछ ही लोग 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज़ कंट्रोल्ड बाय जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ पीपल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जो इनक्वालिटी है समाज में वो रिड्यूस होनी चाहिए। 11th गोल क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ऐसी इस तरह से सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बनाई जाए, इस तरह से डेवलपमेंट मेंटल प्लान्स बनाए जाए ताकि जो सिटीज़ हो वो सस्टेनेबल हो, यानी उनमें अगर आज लोग रह रहे हैं तो 10 साल बाद भी रहने चाहिए, 10 साल बाद भी वो सिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो रहने के काबिल हों, जहाँ पे ज़िंदगी के जो भी अखराजात हैं वो अच्छी तरह से पूरी हो जाएँ। तो इस तरह से जो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल। उसमें किसी किस्म की कोई भी माहौल को बिगाड़ने का काम वहाँ पे ना होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 12th गोल जो है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जो भी प्रोड्यूस करते हैं, चाहे फैक्ट्रीज़ में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, किसी भी जगह पे कोई भी प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होती है या कंजप्शन होती है, किसी भी कोई भी चीज़ कंजप्शन होता है, तो इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिस तरह से मतलब माहौल पे कोई बुरा असर ना पड़े, या आइंदा जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचने चाहिए, है ना। अगर हम कोई रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल है यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, जाहिर है कि वो नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं, तो हमें इस तरह से वो ज़मीन में तो अवेलेबल है, हमें इस तरह से उनको एक ही साथ ऐसे नहीं निकालना चाहिए कि आइंदा जो जनरेशन है, आइंदा आने वाले ईयर्स में उसमें से कुछ ना बच सके। तो इस तरह से उनको कंज्यूम नहीं करना है, इस तरह से उनको मतलब इस्तेमाल नहीं करना है और एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी है। और किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा हमें, रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस वगैरह चीज़ों पे ध्यान देना है। ऐसी स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि कंजप्शन एंड प्रोडक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल। फिर क्या है, 13th गोल जो है वो है क्लाइमेट एक्शन, जो वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल है। तो यहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज होता है किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ होती है, चाहे डिफॉरेस्टेशन होती है, फॉरेस्ट फायर होती है या कोई और एक्टिविटी होती है, तो उससे क्या होता है, क्लाइमेट का पे असर पड़ जाता है। चाहे वो अगर फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो पूरी दुनिया पे असर पड़ जाता है, क्योंकि अमेज़न को बोला जाता है कि ये लंग्स ऑफ वर्ल्ड है, लंग्स ऑफ अर्थ है। तो इस तरह से अगर फॉरेस्ट ब्राज़ील में जल जाएगा तो एशिया पे भी असर पड़ेगा, अमेरिका पे भी असर पड़ेगा, सभी कंट्रीज़ पे, यूरोप पे भी असर पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट एक्शन के लिए, यानी उसके लिए ऐसे इकदाम किए जाएँ कि ताकि क्लाइमेट को बचाया जा सके, क्लाइमेट को महफूज रखा जा सके। लाइफ बिलो वाटर, जो चीज़ें पानी के अंदर रहती है उनके लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जाए ताकि वो अच्छी तरह से रह सके, ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो रहने में, क्योंकि वही सभी चीज़ें जब एक साथ इस दुनिया में रहती हैं तो इसका बैलेंस बना रहता है। अगर किसी चीज़ को कोई भी परेशानी होती है तो ये जो पूरा
इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक चीज़ अगर डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर समंदर के अंदर जो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अगर वो मर जाएंगे तो पूरा जो वाटर का जो सिस्टम है, वाटर का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे। इसी तरह से जो 15th गोल है वो है लाइफ ऑन लैंड। जो ज़मीन पर रहने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, फॉर एग्जाम्पल इनमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो उसके लिए भी क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो 16th गोल जो है वो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी दुनिया में अमन होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए हर किसी के साथ, हर एक मुल्क में जस्टिस होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे हुकूमत के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे या कोई और इदारा हो, तो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, 17th गोल जो है, फाइनल गोल है, वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी इस तरह से गोल्स को किस तरह से अचीव किया जाए। गोल्स को डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके ये गोल्स अचीव कर सकते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो ये जो 17 डिफरेंट गोल्स है ये अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी डिफरेंट कंट्रीज़ को, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो। तो एक दूसरे को मदद करने से ये गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो जो पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं अगर इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 17 गोल्स है इनको एक ट्रिक के ज़रिए आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल गोल नंबर 6 टॉक्स अबाउट, ऐसा आता है ना, नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, 6 भी दिया होता है, 7 भी दिया होता है। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि 6th गोल क्या कह रहा था। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी गोल टिक करना है, नहीं, आपको बिल्कुल जो यहाँ पे 6 लिखा है उसी को टिक कर देना है, वही याद होना चाहिए आपको उस टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको 3 सेंटेंस याद रखने हैं। कितने सेंटेंस याद रखने हैं? 3 सेंटेंस आपको याद रखने हैं। तो इससे आपके सभी 17 गोल्स आपके याद रह जाएंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस यहाँ पे है वो है नो पुअर्टी मीन्स नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन एंड नो जेंडर इनइक्वालिटी। नो पुअर्टी मीन्स नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन एंड नो जेंडर इनइक्वालिटी। नो पुअर्टी पहला सस्टेनेबल गोल है, नो हंगर दूसरा है, तीसरा जो है गुड हेल्थ है, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, और 5th जो गोल है वो है जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में 5th गोल है। तो इस तरह से ये आपके फर्स्ट 5 जो सस्टेनेबल गोल्स है ये आपको याद रह जाएंगे, ये सेंटेंस याद रखे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सबसे आसान यही याद रखना है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब गरीबी नहीं होगी तो हंगर नहीं होगा, जब हंगर नहीं होगा तो हेल्थ भी अच्छा होगा, सेहत भी अच्छी होगी, तो क्वालिटी एजुकेशन भी होगी, और फिर क्या है, जेंडर इक्वालिटी भी, जेंडर इनइक्वालिटी भी नहीं होगी। मतलब ये लड़ी है, ये फीमेल है, ये मेल है, इस तरह की मतलब जहनीत नहीं होगी डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट जो पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस आपको याद रखना है वो है क्लीन वाटर, सस्टेनेबल एनर्जी एंड डिसेंट वर्क इन इंडस्ट्रीज रिड्यूसेस इनइक्वालिटी इन सस्टेनेबल सिटीज़। तो इस तरह से क्लीन वाटर से हो गया सीधा आपका गोल नंबर 6। गोल नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर सैनिटेशन वहाँ पे दिया गया होगा, क्लीन वाटर से आपको याद आ जाएगा सीधा, ये तो 6th गोल है। सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी से आपको याद आ जाएगा अफोर्डेबल एंड रिलायबल सस्टेनेबल एनर्जी, आपको 7th गोल आ जाएगा याद। डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क से आपको याद आ जाएगा, ये तो 8th गोल है। 8th गोल कौन सा है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फिर 9th गोल कौन सा है, इंडस्ट्रीज रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इंडस्ट्रीज आपका आ जाएगा कौन सा, 9th गोल जो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर कौन सा है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। रिड्यूस इनइक्वालिटी कहाँ पे है, रिड्यूस इनइक्वालिटी 10th गोल है, तो यहाँ पे 10th गोल है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि बीच में से जो चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन है, एंड है, कुछ ऐसे कंजक्शन प्रपोर्शंस वगैरह डाले हैं ताकि इनसे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, आपको ये प्रॉब्लम ना हो जाए। इस तरह से मैंने ये डिवाइस किए हैं ये 3 सेंटेंसेस, ताकि आपको फॉर एग्जाम्पल ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि एंड से क्या आ जाएगा, इन से क्या आ जाएगा, इन से क्या आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने मिलाने के लिए की है, तो इनसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने ऐसे सेंटेंस बनाए हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, 11th गोल सस्टेनेबल सिटी। इसी तरह से आपको जो बाकी गोल्स है वो है 12 to 17, वो कैसे याद रह जाएंगे, वहाँ यहाँ पे आपको तीसरा सेंटेंस याद रखना है, प्रॉपर क्लाइमेट फॉर लाइफ बिलो वाटर एंड ऑन लैंड नीड्स पीस एंड पार्टनरशिप। तो प्रॉपर से क्या हो गया, प्रॉपर से यहाँ पे आपका हो गया सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप याद रखिए, प्रोडक्शन ये प्रॉपर से आप प्रोडक्शन याद रख लीजिए। क्लाइमेट से आपको क्लाइमेट ही आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे सीधा वर्ड टू वर्ड मैंने बनाए हैं सेंटेंस। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर यहाँ पे आ जाएगा। एंड ऑन लैंड, ऑन लैंड से लाइफ ऑन लैंड आ जाएगा। पीस से आ जाएगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पार्टनरशिप से सीधा पार्टनरशिप फॉर गोल्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 सेंटेंस आप याद रख लीजिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद रखिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और बताना चाहूँगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट गोल्स है इनके लिए आप खुद कुछ सेंटेंस डिवाइस कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप खुद बना सकते हैं तो बना लीजिए, क्योंकि आपको किसी भी तरह से ये चीज़ें याद रखनी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सिर्फ मेरे ही सेंटेंस याद रखने हैं, या आप कोई फार्मूला भी बना सकते हैं, या आप कोई जो जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो एब्रीवेशन है वो याद रख बना सकते हैं इसकी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर जितना आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ये डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने 3 बड़े सेंटेंस बनाए हैं इसलिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने एग्जाम में ऐसे ही ट्राई किया है, तो मेरे बिल्कुल इस तरह से ये चीज़ें याद रखने से क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए एग्जाम में।
तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में ये जो आया है अभी, तो 2020 का जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया है तो कौन सी एजेंसी करती है, अभी मैंने बताया एस डी एस एन रिलीज़ करती है। तो ये जो एजेंसी है इसके मुताबिक स्वीडन नंबर 1 पे था। रैंक वन पे कौन कंट्री थी? स्वीडन। तो इसका जो स्कोर था वो था 84.72 आउट ऑफ 100। तो स्वीडन नंबर 1 पे था और रैंक थी इसकी फर्स्ट रैंक। और दूसरी रैंक पे कौन था? दूसरी रैंक पे डेनमार्क कंट्री आती है। तो ये तीनों, इसका जो स्कोर है 84.56। इसी तरह से थर्ड नंबर पे फिनलैंड है, इसका स्कोर है 83.56। तो हमारा जाहिर है कि चाइना को हम बार बार देखते हैं, चाइना की ओर देखते हैं बार बार। तो चाइना का यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसका नंबर आता है रैंक 40 और स्कोर कितना था? 73.89। इसी तरह से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश हमारा नेबर है, तो इसका जो स्कोर है वो 63.51 और रैंक क्या है? 109। इसी तरह से इंडिया की जो रैंक है वो है 117th रैंक। 117th रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखिए, नोट कर लीजिए। इंडिया की रैंक 2020 वाले एसडीजी इंडेक्स में कितनी थी? 117th रैंक और स्कोर था 61.92। इन चीज़ों को याद रखिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर इंडिया का नंबर क्या है। और अगर आप याद रखना चाहेंगे बांग्लादेश का तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे स्वीडन का भी स्कोर आप याद रखिएगा और इंडिया का भी स्कोर आप याद रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए इसमें है, इस स्लाइड में। एसडीजी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? अब इंडिया में भी, इंडिया ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स है, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया का जो एसडीजी इंडेक्स आता है वो इंडिविजुअल स्टेट से आता है। ज़ाहिर है एक मुल्क का एक साथ डाटा नहीं होता है। तो डिफरेंट स्टेट्स ने कैसे परफॉर्म किया, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ने कैसे परफॉर्म किया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट तहसील्स ने कैसे परफॉर्म किया, डिफरेंट तहसील्स में डिफरेंट जो छोटे छोटे फॉर एग्जांपल जो पंचायत होते हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, ब्लॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया। तो इस तरह से बनता है ओवरऑल जो मुल्क है उसका इंडेक्स। इसी तरह से ओवरऑल मुल्क का डाटा कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एसडीजी इंडेक्स इंडिया है उसको रिलीज़ करता है, उसको लुक आफ्टर कौन करता है? एक एजेंसी लुक आफ्टर करती है, वो है कौन सी? नीति आयोग इसको लुक आफ्टर करती है, इसी को रिलीज़ करती है। और इसी का काम है कि एसडीजी इंडेक्स के बारे में जो डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे है, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स है, तो उनको डिफरेंट सजेशंस देना, उनको हेल्प करना इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। तो ये काम किसका है? यहाँ पे दिया गया है नीति आयोग को। नीति आयोग को ये काम दिया गया है। और ओवरऑल वर्ल्ड में किसका है? एसडीएसएन का ये काम है, ये जो इंडेक्स रिलीज़ करना या डिफरेंट रिकमेंडेशंस दे देना डिफरेंट नेशंस को। और इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स को कौन रिकमेंडेशन देती है? डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को कौन से रिकमेंडेशन देती है? नीति आयोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट इंडिया प्रपोज्ड 4 कैटेगरी क्लासिफिकेशन। तो इंडिया में इस ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इनको अचीव करने के लिए 4 कैटेगरी क्लासिफिकेशन रखी गई है। तो इसमें से सबसे पहला जो यहाँ पे आता है वो है, यहाँ पे सबसे पहले आता है अचीवर कैटेगरी। अचीवर कैटेगरी किसको हम कहेंगे? अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स किसी स्टेट का 100 आ जाता है तो उसको हम कहेंगे अचीवर। क्या कहेंगे? अचीवर कैटेगरी। दूसरे नंबर पे आ जाता है, नंबर 2 पे आ जाता है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर हम किसको कहेंगे? फ्रंट रनर कहेंगे हम उसको अगर उसका जो एसडीजी इंडेक्स जो है, एसडीजी इंडेक्स जो है वो कितना आ जाएगा? 65 से लेके 99 तक, इंक्लूडिंग 65 इंक्लूडिंग 99, यानी 99 इक्वल और लेस देन 99 से कहाँ तक? 65 तक, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रंट रनर कैटेगरी, फ्रंट रनर स्टेट। और तीसरी जो कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो 4 कैटेगरीज यहाँ पे रखी गई है। परफॉर्मर कैटेगरी हम किसको कहेंगे? अगर स्कोर हुआ, एसडीजी इंडेक्स हुआ 50 से लेके 64 तक, यानी या आप कह सकते हैं ग्रेटर देन 50 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 से लेके 65 तक। 65 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि 65 आता है कि इसमें फ्रंट रनर कैटेगरी में। एस्पिरेंट कैटेगरी जो लोवेस्ट कैटेगरी रखी गई, अगर किसी स्टेट का स्कोर आ जाता है लेस देन 50, अगर किसी का स्कोर आ जाता है एसडीजीआई में, अगर किसी का स्कोर आ जाता है लेस देन 50 तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एस्पिरेंट कैटेगरी, एस्पिरेंट स्टेट कहेंगे उसको। तो इस तरह से इंडिया में सबसे पहली बार 2018 में जो इंडेक्स रिलीज़ किया गया, 2018 में जो इंडेक्स रिलीज़ किया गया पहली बार, इसमें 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंसिडर किया गया, सिर्फ 13 डेवलपमेंट गोल्स को मेजर किया गया। तो इसमें केरला और हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया। इनका स्कोर था 69 आउट ऑफ 100, 69 आउट ऑफ 100। ये चीज़ें ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। और चंडीगढ़ ने टॉप किया यूनियन टेरिटरीज़ में और इसका जो स्कोर था वो था 68 इन 2018। ये 2018 का डाटा याद रखिएगा। और यहाँ पे आसाम, बिहार, यूपी, इनका स्कोर था सबसे कम, इन स्टेट्स का स्कोर था और स्कोर था इनका 49 आउट ऑफ 100। तो इस तरह से ये 2018 में जब इंडिया ने पहली बार मेजर किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को, तो इस तरह से जो टॉप स्टेट थी वो केरला एंड हिमाचल प्रदेश थी, टॉप यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ थी, और जो लोअर पे आ जाते थे एस्पिरेंट कैटेगरी में कौन आ जाता था? आसाम, बिहार, यूपी वगैरह। और ये जो केरला वगैरह है, केरला और चंडीगढ़ या हिमाचल प्रदेश, ये किस में कैटेगरी में आ जाएंगे? यहाँ पे फ्रंट रनर कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि इनका स्कोर है मोर देन 65।
अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया 2019 इसके बारे में। 30 दिसंबर 2019 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। इन के कोलेब्रेशन से नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की और इसमें जो गोल्स कंसिडर किए गए 16 गोल्स कंसिडर किए गए 2019 में 16 गोल्स कंसिडर किए गए। 2018 में कितने गोल्स कंसिडर किए गए थे? 13, ओनली 13 गोल्स को कंसिडर किया गया। तो फिर क्या हुआ कि बेस्ड अपॉन 16 गोल्स एवरेज स्कोर इंप्रूव फ्रॉम 57 टू 60 जो इंडिया में इंडिविजुअल स्टेट्स का स्कोर था, जो ओवरऑल स्कोर था, एवरेज स्कोर था, वो था 57 2018 में 57 था और 2019 में कितना हो गया? वो हो गया 60। 2019 में 60 हो गया स्कोर। तो ये चीज़ याद रखिए आप। और किस किस गोल में इंप्रूवमेंट हो गई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 में इंप्रूवमेंट देखी गई। यहाँ पे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 कौन सा है और 7 कौन सा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 कौन सा है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, 6th जो है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई। जो 6th गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 कौन सा है? अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, इसमें इंप्रूवमेंट हो गई। और कौन सा है? डिसेंट वर्क एंड नहीं 9th गोल जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंप्रूवमेंट देखी गई। इन गोल्स में इंप्रूवमेंट देखी गई। और अब बात करते हैं कि स्टेट ने टॉप किया, केरला ने टॉप किया। स्कोर क्या किया केरला का? स्कोर केरला का रहा 70 आउट ऑफ 100। तो इस तरह से ये किस कैटेगरी में फॉल करती है? फ्रंट रनर में। फ्रंट रनर कैटेगरी में केरला फॉल करती है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश का आया 69, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का आया कितना? 67। इस तरह से ये स्टेट्स भी किस कैटेगरी में आती है? फ्रंट रनर कैटेगरी में ये सब स्टेट्स आ जाती हैं। चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसका आया 70। इस तरह से यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ ने टॉप किया एमंग द यूनियन टेरिटरीज और इसका स्कोर रहा 70 और दिल्ली का स्कोर रहा 61। इस तरह से जो स्टेट्स 2018 में किस कैटेगरी में थी? एस्पिरेंट कैटेगरी में थी, बिलो 50 में थी। तो वो कहाँ पे पहुंच गई? यूपी, आसाम पहुंच गई 53 पे, बिहार पहुंच गया 50 पे। तो इस तरह से ये इन्होंने इंप्रूव करके परफॉर्मर कैटेगरी में पहुंच गए। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम कहाँ पे पहुंच गई? फ्रंट रनर कैटेगरीज में। फ्रंट रनर का मतलब क्या हो गया? इनका 65 से लेके कहाँ तक? 99 तक आता है, 99 तक आता है आउट ऑफ 100। तो इस तरह से ये डिफरेंट स्टेट्स का या प्रोमिनेंट स्टेट्स का जो SDG इंडिया इंडेक्स 2019 है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर ने 2018 और 2019 में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं की एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर कंसर्न। तो इंडिया इस JNK की रैंक 20th थी 2018 में भी और 2019 में भी JNK की रैंक कितनी थी? 20th रैंक। 2018 में आउट ऑफ 29 स्टेट्स JNK की रैंक कितनी थी? 20th रैंक। और इसी तरह से 2019 में भी 20th रैंक पे बरकरार रहा जम्मू एंड कश्मीर। कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखी गई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। 2019 में आपको पता है क्या हुआ था स्टेट में। तो जम्मू एंड कश्मीर स्कोर 59 आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 क्या स्कोर किया जम्मू एंड कश्मीर ने? 59। इसी तरह से लद्दाख ने भी यही स्कोर किया 59 आउट ऑफ 100। कहाँ? किस साल में? 2019 में। जबकि नेशनल एवरेज था कितना था? नेशनल एवरेज था 60। ये चीज़ आप याद रखिए, जो यहाँ पे रेड कलर में है इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ आपके लिए। तो 59 जम्मू कश्मीर का स्कोर और नेशनल एवरेज था 60 बिलो नेशनल एवरेज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ने परफॉर्म किया एक साथ बिल्कुल बाई बाई रह के। इन 2018 जम्मू एंड कश्मीर वॉज लीडिंग इन 2 कैटेगरीज। तो 2000 नहीं, एक्चुअली दिस इज़ अ बिट रॉन्ग। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2019 में किसमें? 2019 में जम्मू कश्मीर वाज लीडिंग इन 2 कैटेगरीज, नो पुअर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी। नो पुअर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी में जम्मू कश्मीर लीड कर रहा था इन 2 कैटेगरीज में। 2019 में 2019 वाले SDG इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर 2 कैटेगरीज में लीड करता था। और इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है नो पुअर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। तो बाकी जो कैटेगरीज है, क्लीन एनर्जी का 76 स्कोर था, क्लीन वाटर का 65, गुड हेल्थ का 62, जीरो हंगर का 55, क्वालिटी एजुकेशन का 54, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का 48 स्कोर था। और इस SDG इंडेक्स को इंप्रूव करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो 2018 में थी उसने डिफरेंट रिकमेंडेशन दी। डिफरेंट एक 23 मेंबर कमेटी बनाई ताकि रिकमेंडेशन दी जा सके किसको? गवर्नमेंट को, ताकि वो या डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के तो उनको बताया जा सके कि कैसे जो रैंक है वो इम्प्रूव हो सकेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर 2 कैटेगरीज में लीड करता था, नो पुअर्टी में और जेंडर इक्वालिटी में 2019 में। और आपको बताना चाहूँगा जो डिफरेंट कैटेगरीज है यहाँ पे, डिफरेंट जो बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका जो स्कोर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि किन 2 कैटेगरीज में लीड करता है। तो ये आया था पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम में, किन 2 कैटेगरीज में लीड कर रही थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर UT या कुछ भी बोलो आप।
तो ये इस तरह से हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप जब आप अगर आपका एग्ज़ाम होगा 2021 में 2021, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है आप 2020 का एस डी जी आई इंडेक्स इंडिया देख लें। वो आपको चेक करना है। 2020 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आपको चेक करना है एग्जाम से पहले। अगर 2-3 महीने पहले रिलीज़ हो जाएगा 2020 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ज़ाहिर है कि 2019 का तो दिसंबर में ही रिलीज़ हो गया था, लेकिन 2020 का अभी नहीं आया है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2020 का अभी नहीं आया है, तो इसलिए आप 2020 पे नज़र रखिए। अगर रिलीज़ हो जाएगा तो वो आप देख लेना कि क्या होगा, कि डिफरेंट स्टेट्स के लिए किसने टॉप किया, किसने कौन सी स्टेट बॉटम पे रही, और जे.एंड.के का क्या रहा, ये आपको वहाँ पे देख लेना है। किस कैटेगरी में इंप्रूव हुआ है, किस कैटेगरी में लैग किया है। और हम भी आपको उस टाइम यहाँ पे बताएंगे। अगर आप 2020 का रिलीज़ होने के बाद देख रहे हैं ये वीडियो, तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पे यहाँ पे आपके आ जाएगा वो वीडियो, तो वो वीडियो देख लेना आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोल्स इंडेक्स 2020 का हम यहाँ पे आपको देंगे इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे। अगर रिलीज़ हो जाएगा, अगर नहीं रिलीज़ हुआ तो आप खुद देखें, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, या आप खुद भी देख सकते हैं कब रिलीज़ हो जाएगा कब नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू।